नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ ध्यान मांगती है और इसे रटने की जरूरत नहीं होती। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती। तो आपको एकाग्र होकर पढ़ना है, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कमजोर टॉपिक को ताकत बनानी है। ठीक है, बार बार रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं रखा, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, एकाग्र होकर पढ़ना है। तो शिक्षा ध्यान मांगती है, इसे पंखों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अपने कमजोर सब्जेक्ट को ताकत बनाइए। तो आज करेंगे हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं और कुछ चैप्टर हैं। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ही जबरदस्त है। निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल में नहीं खाता। भाई मेल नहीं खाओ, कौन सा नहीं खाओ? सोडियम नेट्रियम का, पोटेशियम कैलियम का, पारा हाइड्रेजियम का, या आर्सेनिक स्टीबियम का। बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आता है। देखिए, जो इसका सूत्र होता है सोडियम का Na, तो सोडियम नेट्रियम, पोटेशियम का के, तो के से कैलिमियम। ठीक है, पारा Hg देख लो आपके सामने। तो इसका जो बिल्कुल सही मेल नहीं खाता, देखो इसका Na होता ना, तो वही कहाँ से आए? वो यहीं से तो आए। के होता है इसका पारे का Hg होता है, पारा मरकरी सिनेबार होता है, मिनीमाता रोग होता है इससे ना। अब देखो, सिनेबार इसका एस्क होता है। अब देखना, ये आर, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सही मेल नहीं खाता, इसका राइट आंसर डी आएगा। जो स्टीबियम है ना, स्टीबियम वो एंटमनी का है। स्टीबियम किसका बच्चों? एंटमनी का। तो पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो जैसे कि Na इनसे तो यही तो है, इसको यही तो बोलते हैं, सोडियम को कैलिमियम बोल देते हैं। ये पारा का Hg ये यहीं से तो आया। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। हो गया कन्फर्म। नेक्स्ट देखिए। बस नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये ध्यान से देख लीजिए इसको। ये बताइए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कैश राइड निम्नलिखित में से किसका एस्क है? शाबाश, कैश राइड किसका एस्क है? अर्जेंटाइन पूछे तो अर्जेंटाइन है चांदी का। ये क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो SnO2 समझ गए ना? SnO2 देखो पूरा, देखो फार्मूला SnO2। तो क्या बना? ये टीन का है बच्चों। चलो ये बताओ मुझे, ध्यान से बताना कि बोरेक्स किसका वो है? बोरेक्स किसका एस्क है? बोरेक्स मैं आपको सरसरी तौर पे करा देता हूँ। बोरेक्स पूछे तो सोडियम का। ठीक है, कोरंडम पूछे तो बॉक्साइड तो होता ही है एल्यूमिनियम का, कोरंडम भी इसका होता है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं। पोटेशियम का पूछे तो नाइट्रेट और कार्नेलाइट। नाइट्रेट और आप लिखते रहना। मैग्नीशियम का पूछे तो डोलोमाइट। एक होता है, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीसाइट भी, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट। ठीक है, एक होता है स्पेरलीलाइट, ये होता है जी प्लेटिनम का। कहने नहीं पता तो सुन लो, प्लेटिनम का होता है स्पेरलीलाइट। ठीक है, एक होता है अर्जेंटाइन हो गया, ये ऑरेंज सिल्वर भी आप कर दोगे, चांदी का है ऑरेंज सिल्वर। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है कि ये तो होगा निकल का मिलेराइड होता है, सारो कर दोगे आप लोग। हाँ, क्यूपराइट तांबे का, और कॉपर पायराइट भी किसका होता है बच्चों? तांबे का होता है। ठीक है, ये हो गया लगभग। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जाता? ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रेफाइट का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ ग्रेफाइट्स? इलेक्ट्रोड के निर्माण में, स्नेक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में, या लुब्रिबल्स के निर्माण में, या कांच काटने में? तो देखो हम पढ़ते हैं कि कांच काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी? कांच काटने के लिए हम हीरे का प्रयोग करते हैं, हमने लिख रखा है। तो ये आता है एग्जाम में हीरे का। तो ये क्या आएगा? ग्रेफाइट का क्या आएगा? इसका कांच के काटने में। ठीक है, और तो ग्रेफाइट के बारे में आपको लगभग पता ही है। ये देखो एक और जानदार क्वेश्चन आ गया।
बच्चों कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एग्जाम लैंग्वेज है, ग्रेफाइट, कार्बन और हीरा, यानी कि समझ गए होंगे। खालिस्तान है मतलब ये कार्बन की क्या है, आइसोटोप्स। ये एग्जाम में यही आया था, कभी आप हिंदी में ढूंढो अप्रूव, लेकिन वो आया नहीं तो हम कैसे बता दें। अब दो चीज़ आई नहीं तो कैसे बताएं। तो देखो क्या आएगा, ये होते हैं अप्रूव को एलोट्रोप्स बोलते हैं बच्चों। राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा इसका। कार्बन के अप्रूव होते हैं एलोट्रोप्स। एक और आएगा मैं बताऊंगा उसका, और वो आपने पढ़ रखा है। देखो केमिस्ट्री वाले 1 मिनट में समझ जाएंगे, हाँ जी ये पढ़ रखा है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रेफाइट और ये क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूव होते हैं। अब इनके बारे में, ग्रेफाइट कार्बन के बारे में नॉर्मल बात है, हीरे के बारे में ये देखो क्वेश्चन तो ये है। अब देखो नॉर्मल बच्चा तो पकड़ जाएगा, जो साइंस से है, केमिस्ट, बल्कि वो उसके केमिस्ट्री है तो वो तो पकड़ ही जाएगा। बक्की बोल मूल रूप से खालिस्तान के अप्रूप है। बक्की बोल, तो देखिए बक्की बोल किसके अप्रूप है, कार्बन के। जैसे हीरा ग्रेफाइट होता है ना, इसी तरीके से बक्की बोल होता है। ये इसकी संरचना होती है ना, इसको बक्की बोल क्यों बोलते हैं, इसकी जो संरचना होती है ना फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, तो ये किसका अप्रूप होता है, ये कार्बन का अप्रूप होता है। इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं अब आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम लैंग्वेज है, कई सोचा कि ये टफ करवा रहे सर, तो एग्जाम में ऐसा होगा। अगर एग्जाम में ऐसा ना हो, ये बुक का है, बिल्कुल 2 मिनट में देखो आप पूरा पढ़ोगे, परेशान होगे। अब देखो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लाता हूँ, मैं आपको बताया था बुक में से। देखो सीमेंट की खोज किसने की, जोसेफ एस्प्रिन ने। मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से, लो ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा 1 सेकंड में, और एग्जाम में ऐसे आते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान कठोर होते हैं, इसलिए सीमेंट इसको पोर्टलैंड कहते हैं। ये छोड़ो। अब देखिए सीमेंट में मुख्यतः क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट्स। देखिए कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। ट्राई कैल्सीफेट होता है, कैल्सिकेट होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ये बच्चों ये माइंड में सेट कर लो, सीमेंट का संगठन क्या होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, कुछ मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। आप देख लो, एक बार पढ़ लो। कैल्शियम ऑक्साइड कितना हुआ है, 50 से 60। सिलिका कितनी हुआ है, 20 से 30। एल्यूमिनियम कितना हुआ है, 5 से 10। जिप्सम 2 से 2.5। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता है, 2 से 3। फेरिक ऑक्साइड कितना होता है, 1 से 2%। देखो अब देखो सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखो सीमेंट की भी सेटिंग हो रही है इसमें। सीमेंट की सेटिंग, सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पे कुछ समय बाद कठोर बन में परिवर्तित हो जाती है। ये देखो कितना अच्छा इजी है, ये तो छोड़ो। इस देखो इसको 2 अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है जल योजन, हाइड्रेशन बोलते हैं। डाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल योजन को क्लोराइड जेल का निर्माण करती है, उसे दृढ़ व कठोर कर देती है। ठीक, एक होता है हाइड्रोजीलियस, ट्राई कैल्शियम सल्फेट तथा ट्राई कैल्शियम। जो ट्राई कैल्शियम आयन है, ध्यान रखियो सीमेंट से संबंधित है मोस्टली तो। ठीक है, तो जल में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट के कणों को जोड़ने पर सहायक होता है। सिलिकेट के कणों के बीच रिक्त स्थान में प्रवेश करके उसको जो प्रवेश बना देती है। अब देखो जो एग्जाम में आयो तो तारा एग्जाम में आओ से यो पढ़ लो। जिप्सम सीमेंट को जमने की गति को कम करती है, यही क्वेश्चन आया था भाई, ये तो वहां भी बरोगा जी आया था। देखो कोई पूछे ना कि सीमेंट की गति को कम कौन कर देती है, जी जिप्सम कर दे। ठीक है, कौन कर दे है, जिप्सम कर देती है सीमेंट की गति को कम जमने से। बच्चों ये याद रख लेना, एक तो इसका ये, और एक इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें स्क्रीनशॉट लो। पहले इतना ले लो, मैं हट जाऊंगा, मेरे से दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, फिर इतना ले लो, और पूरा ले तो इसमें ले लो,
इसका जरूर लेना, इसका। ये एग्जाम लैंग्वेज है, हमारा कुछ नहीं है। अब देखो, साथ साथ मैं आपको कांच भी पढ़ाऊंगा। ये बेटा पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करूं, देखिए, कांच, कांच अति शीतलक द्रव होता है। क्वेश्चन आता है कांच क्या होता है। कांच ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, अथवा द्रव पारदर्शी भी होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। मुख्यतः कांच किसका बना होता है जी, सिलिकेट कांच। इसका निर्माण सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से होता है। ये पढ़ो। सोडा कांच का प्रयोग किस में करते हैं, ट्यूबलाइट के निर्माण में, प्रयोगशालाओं में। लिखते चलना आप बेटा, मैं बोल रहा हूँ आएगा। कठोर कांच का इस्तेमाल किस में करते हैं, बिक्कर में, परखनली में। पायरेक्स कांच का उपयोग किस में करते हैं, कार के हेडलैम्प में। फिलेंट कांच का प्रयोग करते हैं लेंस में, प्रिज्म में। क्राउन कांच का उपयोग करते हैं चश्मों के लेंस में, प्रकाशीय उपकरणों में। कॉर्ड्स या सिलिका कांच का उपयोग करते हैं पैरावैंगनी लैंपों में। क्रूक कांच धूप के चश्मे में, ये भी आता है क्रूक्स कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच का क्वेश्चन आया था हाल ही में, एचएसएससी ने पूछा था। चश्मों एवं धूप के चश्मों में निम्नलिखित किसका बना होता है, फोटोक्रोमेट का। और जेना कांच, ये किसका, इसमें किसका प्रयोग होता है, ये प्रयोगशाला में उच्च अति रासायनिकों के जो बोतल रखते हैं ना, उच्च जो हाई केमिकल होते हैं उसके लिए। रिवीजन हो जाएगा, इससे अच्छा क्या बोलोगे, एक कांच का भी रिवीजन हो गया, सीमेंट का हो गया। आता है क्वेश्चन, आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है, हाइड्रोजन का, लकड़ी के कोयले का, प्राकृतिक गैस का या पेट्रोलियम का। क्यों है, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान अधिक है, तो इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन का कैलोरी मान। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन को क्या कहता है भाई, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी। एक होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैलोरी मान पूछे तो किसका अधिक होता है, हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन, रॉकेट में भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का। और एक होता है क्रायोजेनिक, आता ना, क्रायोजेनिक का संबंध किससे है, तो लो टेम्परेचर से है। उसका उपयोग भी रॉकेट में होता है। क्रायोजेनिक विज्ञान का संबंध पूछ ले तो उसका भी संबंध उससे होता है, लो टेम्परेचर से, निम्न ताप से। मन ये बता दो, ये तो आप बता ही दोगे। लोहे के जो कनेक्टर होते हैं ना, ये जहाज पर किस चीज द्वारा जस्ती किया जाते हैं। तो फिल्म में, शायद साउथ की फिल्म में, वो बड़ा बड़ा समुद्र किनारे ना रखा रही कंटेनर, ठीक है, वो मैं हीरोइन ने किडनैप कर ली, फिर उन्हें घुमा दी ही, है ना। कौन सा कंटेनर में बंद से, साउथ वगैरह में हो ना। तो बताओ, लोहे के कंटेनर या जहाज पर किस चीज को से जस्ती किया जाता है। ये आप सोचो, ये एग्जाम लैंग्वेज क्या कह रहा है, मैं तो बताऊंगा ही। ये आपको सोचना है कहना क्या चाह रहा है ये। सीमेंट और कांच वाला बेटा देख लेना, नहीं तो इन पर पूरी चैप्टर लागे, पूरी क्लास लागे, और आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैंने सरसरी तौर पे बता दिया। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कांच क्या है, कांच अति शीतलक द्रव है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन सा कांच का प्रयोग किस में किया जाता है बताओ। तो अरे ये तो बिल्कुल ही अच्छा है, लोहे का आ गया, ये तो आपको ये तो पता ही था, सॉरी, ये तो जिंक आएगा इसका उपयोग। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करता है, जिंक को। क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यशदीकरण कहते हैं, या यशद लेपन कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल हो गया ना। अणु पदार्थ एक छोटा हिस्सा होता है जिसके मूल पदार्थों के सभी गुण होते हैं, यह अणु विद्युतीय है। बताइए, अणु पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, या फिर तटस्थ होता है, या तटस्थ होता है। बताइए, मतलब क्या होता है। तो इसका आएगा बेटा इजी है, वो गणो है भी कौन नहीं, इसका डी आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में होता है, बताओ, ये बताओ। कैथोड एनोड दोनों, इनमें से कोई नहीं। एनोड आएगा। किसका कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक देखिए, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, और बच गए मैं अब भी कराता हूँ। मणिकाय का पूछा था अभी हाल ही में, मणिकाय का पूछा था 1.76। हीरे का देखो 2.42, मणिकाय का देखो 1.76, सेंधा नमक का देखो 1.54, फिलंट कांच का देखो 167। आप पॉइंट लगा लेना बीच में, ठीक है। क्राउन कांच का 1.57 यानी कि 152 लगा लेना, ठीक है। बर्फ का देखो 1.31, ग्लिसरीन 1.47, तारपीन का तेल 1.48, कैरोसिन 1.44, एल्कोहल 1.36, जल 1.33 और वायु 1.0003, ठीक है। ये होता है। और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि हीरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए। देखिए, इनके पीछे इनका कोई मान नहीं लिख रखा। देखिए, जैसे जल का है 1.3 मीटर घन सेंटीमीटर लिख रखा है, ऐसा लीटर ऐसा नहीं, इनके पीछे होता ही नहीं है, ध्यान रखना। इनके पीछे कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं लगती इनके पीछे। ये क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल एंगल देख लीजिए, किसका कितना होता है। पानी का क्रिटिकल एंगल देखिए 4.875, फ्लंट कांच का 37.31, क्राउन कांच का 31 नहीं 31 आएगा, 1141.14, हीरे का 2441। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो वो एक अपने प्रवेश करती है, एक माध्यम में प्रवेश करती है, तो एक आपतन कोण के माध्यम से जो परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे कांतिक कोण कहते हैं। ये देख लीजिए आप। अब ये देखिए, ठीक है, ये क्या कहता है, अपवर्तन का उदाहरण देखिए। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ यू लाइट, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। मैं आपको बता दूं, जो पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप तो प्रकाश के अपरावर्तन पर काम करता है, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। और जो ये होते हैं आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन पर, ठीक है। पानी में कोई वस्तु पड़ी हो तिरछी दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूर एक द्रव में कोई ये हो गया, ठीक है। समुद्र तल का जो पेंदा होता है, स्विमिंग पूल का पेंदा ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण। ये सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सूर्यास्त के कुछ समय पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य ऊपर उठा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। सूर्य का लाल दिखाई देना ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकिरण के कारण। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जल में द्रव में आंशिक रूप से डूबी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल दे देगा। देखिए, मैं इसमें से ला रहा हूँ तो इसका मतलब कोई मकसद होगा इसमें से लाने के लिए। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बुक बहुत अच्छी हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट लगती है हम ले आते हैं आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के लिए जो कंटेनर में को क्या कहा जाता है, बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, तो इलेक्ट्रोलिसिस आएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताओ। एम्पियर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, बताइए क्या आएगा। इसका आएगा वोल्ट मीटर, है ना जी। ठोस से ठोस, देखो मिश्रण क्या है,
ठीक है, मिश्रण क्या होता है बताओ? तरल से ठोस का समाधान, तरल से गैस, गैस से घोल। बताइए मिश्रण क्या होता है? ये सारी एग्जाम लैंग्वेज है, सारी। आप पढ़ा कैसा हो कैसे? मिश्रण के बारे में भी पढ़ाऊंगा। मिश्रण क्या होता है देखिए, मिश्रण, इसका राइट आंसर देखिए पहले बताइए। मिश्रण होता है ठोस से ठोस का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द सॉलिड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ए आएगा। मिश्रण होता है ठोस से ठोस का समाधान। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। है इजी मैटर है मेरे पास, इतना इजी आप कंफ्यूज हो जाओगा सर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम, ये तुम्हारे याद से ना, ये आएगा। अभी CHSL भी चल रहा है, बैठो एग्जाम में फिर बताना। HCSB, HSSC, सारों में देखना, लेवल से पढ़ो। ये देख लो, मिश्र का बात हुई तो ठोस से ठोस का मिश्र होता है। देखो पित्तल में कॉपर जिंक, मैं एक सेकंड में रिवीजन करा दूंगा एग्जाम टाइम में। इनवार लोहा निकिल, इनवार में क्या होता है? लोहा निकिल। जो पेंडुलम में होती है ना, पेंडुलम जो घड़ी होती है वो किस धातु की बनी होती है? वो इनवार की बनी होती है, ध्यान रखना इनवार का। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, क्रोमियम, निकिल। ये एल्किनो कल बताया था मैंने। आप सरसरी तौर पे देखिए बच्चों, कितना फायदा मिलेगा आपको। एल्युमिनियम, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। एल्युमिनियम कास्ट में क्या होता है? एल्युमिनियम और कॉपर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक, निकिल। आप इसकी मात्रा देख सकते हो, कॉपर 30 से 60, जिंक से 25 से 35, निकिल 15 से 35। ये इतना परसेंट होता है। कास्ट से देखो, कास्ट से पदक होता है ना, उसमें कॉपर और जिंक होता है। कॉपर 80, जिंक 20। गन मेटल समझ गए? तो गन मेटल में क्या होता है? गन मेटल में कॉपर होता है, टीन होता है, जिंक होता है। आज की क्लास वाकई में इंपॉर्टेंट है। सीमेंट हो गया, कांच हो गया, ये हो रहे हैं, रिवीजन जबरदस्त चल रहा है। मैग्नीशियम में क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ड्यूरालियम क्या होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। टाका क्या होता है? जिंक और लेड होता है टाका। ठीक है। बेल धातु वो तो घंटी होती है। ये देखना, इलेक्ट्रोम या डच हरा सोना। हरा सोना देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर और जिंक होता है, डच मेटल बोल देते हैं। ये नोबेल पदक भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जो नोबेल पदक होते हैं ना, वो हरे सोने से बने होते हैं। नोबेल प्राइज़ जैसे आपको मिलेगा, आपको भी नोबेल प्राइज़, ठीक है, ये हरे सोने से बने होते हैं। इन पर 24 कैरेट की पर चढ़ाई जाती है, इसी पर ही, डच मेटल पर भी। बैटरी की टोपी होती है, बैटरियों की जो कैप होती है, उस पर ध्वनि यंत्र के निर्माण में और ट्यूब के निर्माण में भी डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। वुड धातु देखो, वुड धातु, दांतों में कास्टिंग के लिए, ये क्वेश्चन आया था। वुड धातु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दांतों में कास्टिंग के लिए, फ्यूज तार में, ठीक है, और फायर अलार्म के लिए। एक आया हुआ क्वेश्चन है, फायर अलार्म के लिए हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं? वुड धातु का प्रयोग करते हैं। एक होता है डेबिट मेटल, ठीक है। देखो, इंजन में बेरिंग और धातुओं को ले जाने वाले बक्से के उपयोग में, जो इंजन में जो इंजन के बेरिंग है धातुओं को ले जाने के लिए, इंजन में जो बेरिंग रहो है ना, उसमें जो बक्सो रहो वो किसको बने रहो? बेटिक मेटल का। फिर से देख लीजिए, हो गया ना रिवीजन? अपनी 2 मिनट लगी रिवीजन की। बच्चों एग्जाम है, एग्जाम की दृष्टि से ये पढ़ना पड़ेगा। इतनी स्टडी तो आप खुद पढ़ता ना, सेल्फ स्टडी वो भी नहीं कर पाता जितना हम बता रहा। देख सकते हो, आराम से देखो, कोई दिक्कत। देखिए, रेयन इज एक्सप्लेन ऑफ, रेयन क्या है? रेयन एक खालिस्तान का उदाहरण है, बताओ। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, या फिर सिंथेटिक
डिटर्जेंट है। रेयन क्या है? रेयन देखिए, रेयन है ना, प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों से बनता है। ठीक है, ये बनता है H2SO4 प्लस सेलुलोज से। H2SO4 प्लस सेलुलोज से रेयन बनता है। तो इसलिए हम रेयन को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे अर्ध संश्लेषित फाइबर। समझ गए ना? तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्लास है। चैप्टर ऐसे हो रहे हैं खटाखट, एग्ज़ाम के समय पर इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। देखो अभी तो ज़बरदस्त है। अवेंगड्रो की परिकल्पना के अनुसार, जो अवेंगड्रो वैज्ञानिक साहब थे, उसने क्या कहा था? समान प्रेशर और दाब, यानी कि प्रेशर समान, गैस समान और दाब समान हो, पर विभिन्न गैसों की समान मात्रा में खालिस्तान की संख्या समान हो जाती है। बताओ भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस गैस एट द सम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट इक्वल, हाँ इक्वल नंबर ऑफ खालिस्तान हो जाता है। बताओ भाई, कंटेन इक्वल नंबर, बताइए क्या आएगा? अगर आपने ये लो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात ना। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ए वो किसकी, ये पूछा है किसकी संख्या समान हो जाती है, तो क्या आएगा इसका? मोलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या समान हो जाती है। झाग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? झाग, बताओ। ठोस से निलंबन गैस का, सॉलिड सस्पेंडेड इन गैस, लिक्विड सस्पेंडेड इन गैस, गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस सस्पेंडेड सॉलिड। गैस तरल से निलंबित का बताइए झाग। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड। गैस तरल में निलंबित है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है बताइए? एमोफॉर्म्स एक जैविक उर्वरक है, जबकि यूरिया एक अकार्बनिक उर्वरक है। बताओ, देखो दोनों है तो उर्वरक, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। बताओ इनमें से कौन सा कौन है? दीजिए राइट आंसर दीजिए आप लोग, इजी क्वेश्चन है। देखिए जो एपोफॉर्म्स होते हैं वो कैसे हैं? वो अकार्बनिक है, जबकि यूरिया क्या है? यूरिया एक कार्बनिक है। तो इसका राइट आंसर देखो, जैविक उर्वरक है यूरिया, इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा। ये समझना, अवशोषण का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जी? बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण में, तरल पदार्थों के शुद्धिकरण में, स्क्रब बनाने में, या क्रोमेटिग्राफी में। देखिए जो सरफेक्स होता है ना, सरफेक्स, उस पर जो अणु होते हैं, अणु ये वाले, ये सरफेक्स के ऊपर होते हैं। ठीक है ना? ये मोलिकुलर्स अटैच होने की प्रक्रिया होती है, और इसके अंदर कोई प्रोसेसर नहीं होता, यानी कि बार बार रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये पूछ रखा है इसने। बच्चों मैं मान रहा हूँ बहुत टफ है, पर क्या इतने भी टफ नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम देख लेंगे तभी तो पता लगेगा, किसी का अब पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा भाई ये भी एग्जाम लैंग्वेज होती है। नौकरी किसको नहीं चाहिए? नौकरी सबको चाहिए। आप इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाओगे, किस लिए जाओगे? टाइम पास के लिए नहीं, आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जॉब के लिए। और एग्ज़ाम में भी अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो कितने बच्चों से हम बिछड़ जाएंगे, ये आपने सोचा नहीं है। कहीं ना होती, कई कहते हैं मैं इंग्लिश ना इंग्लिश छोड़ जाऊँगा मैं,
कोई नहीं कहते मैं हिंदी ना हिंदी छोड़ जाऊँ, वो ना छोड़ जाऊँ। छोड़ने का मतलब अपने आप से धोखा देना। फिर रिजल्ट आओगे तो जी पॉइंट में रहेगा, क्यों भाई जी मैं इंग्लिश में तुक्का ही ना लग गया है, साइंस में तुक्का ही ना लग गया। देखो फिर तुक्के पे डिपेंड हो जाते हैं, दोस्त तुक्कों को देते हैं ना लग गया तुक्को ना लग गया, तो हम तुक्कों को दोस्त क्यों दें? हम पढ़े, हमने पढ़ाई ऐसा मैटर है, तो ऐसा पढ़े ना, तुक्का पर डिपेंड ही ना रहा, दूसरों पे क्या डिपेंड रहना। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा जो ऊपर वाला ये हो जाता है, इसका डी आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मुझे तो ये आंसर दे दो, निम्नलिखित में से किन किरणों की एनर्जी सबसे ज्यादा है? फिर मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा किन किरणों की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। पैराबैंगनी की, एक्सरे की, गामा की या इंफ्रारेड की? देखो पहले आराम से बताता हूं मैं। रेडियो, ठीक है, रेडियो के बाद आता है जो बोलते हैं ना माइक्रो, सुनना पहले, फिर आता है इंफ्रारेड, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, एक होता है विजुअल, इनकी इसकी खोज न्यूटन ने की थी, विजुअल रे की। फिर एक अगला आता है अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी, फिर अक्स आता है, फिर गामा आता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऐसे जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका आएगा पैराबैंगनी नहीं आएगा, इसका गामा आएगा। सबसे कम रेडियो ऊर्जा, फिर माइक्रो, फिर उससे ज़्यादा, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर ये अवरक्त, अवरक्त के बाद अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड होता है अवरक्त, फिर वो सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, सबसे ज़्यादा ही ले लो गामा, फिर उसके बाद एक्स, फिर होते अल्ट्रावायलेट, फिर होते विजुअल, फिर होती इंफ्रारेड, फिर होती है माइक्रो और फिर होती है रेडियो। चलो आयन क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? ये क्वेश्चन आया था, आयन क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? भेदन क्षमता तो गामा किरणों में होती है, गामा किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं गामा किरणों को। गामा किरणों पर कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है? न नेगेटिव होता है, न ही पॉजिटिव होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो आयन क्षमता होती है ना, वो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? देखिए सबसे ज़्यादा आयन क्षमता होती है एल्फा की। किसकी होती है भाई? एल्फा की होती है सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना। और भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है पैराबैंगनी की। नेक्स्ट देखिए, बताइए गैलेना और लीच हेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखो मैं आपने बता दो, अगर डायरेक्ट गैलेना पूछ लेते तो कर देता, नहीं डायरेक्ट लिट हेज पूछ लेता तो रह जाते, हम सोचते। बहुत से कम बच्चों ने पढ़ रखा है। अब देखो इसने आपको इजी बनाने के लिए इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया कि लेड दे दिया, सॉरी गैलेना दे दिया, और सबको पता है गैलेना किसका अयस्क है। बता दोगे गैलेना किसका है? तो बताओ गैलेना किसका है? गैलेना अयस्क है शिष्य का। होगा क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम सरसरी तौर पे इनको फेर लेते हैं। ये कहता है जो समतल प्लेन मिरर होता है उसका रेडिएशन की होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत होती है? बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन है एग्जाम के हैं। तो समतल दर्पण पर कैसी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं को प्रेरित करता है? बताओ परिणाम है। इंद्रधनुष किसका है? डिफ्रेंशन, हाँ डिफ्रेंशन भी का भी है, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी। तो इंद्रधनुष इन चारों से बनता है, याद रखना।
ठीक है, इसका राइट आंसर डी आएगा। देखो, सीवी रमन ने किसके उपयोग के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की, प्रकाश की परिकिरण की। ठीक है, इसलिए उसे 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। और प्रकाश का परिकिरण क्या होता है? समुद्र का पानी का रंग नीला दिखाई देना, उगते हुए डूबते समय का लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, तो ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जी, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर या अपवर्तन पर? बताओ। रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की नरेंद्र कापानी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन आता है, नरेंद्र कापानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं संचार सेवाओं में, एंडोस्कोपी में भी और एंडोस्कोपी में भी किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ये प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अगर देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, यानी मैं हूं 5 फुट का हूं मान लो, और मैं अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखूं, तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई से लगभग आधी। फटाफट देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। और तारों का बताओ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग वेवलेंथ आएगा। ठीक है भाई, तारों का रहेगा टेम्परेचर पर। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश से लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का परिकिरण होता है। ठीक है, उसका जो तरंग दैर्घ्य, एक बार ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि परिकिरण कम होगा। ये भी आप कर लोगे। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है भाई? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ट्रैफिक सिग्नलों पर कैसा रंग? लाल। देखो, ये कर दोगे आप लोग, हो जाएंगे ना? समुद्र के पानी का नीला दिखाई देता है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि जल में अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़ने से रंगों का अवशोषण कर लेता है। और किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। मानव नेत्र में कैमरे के समान होता है, क्या होता है? दृष्टिपटल पिंड या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलो, ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, सारे नॉर्मल है भाई, सारे। आकाश में इंद्रधनुष किस कारण बनता है? सूर्य के वर्ण विक्षेपण से, डिस्पेरिजन ऑफ लाइट होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन से, अपवर्तन से। तो ये सभी से। निकट दृष्टि दोष हो जाए तो किससे बीमारी? निकट दृष्टि दोष आंखों से। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है, इमेज हमेशा, तो दर्पण किस प्रकार का होगा? तो कैसा होगा भाई? समतल या उत्तल होगा, कन्वेक्स होगा या प्लेन होगा। प्रकाशीय तंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है भाई? प्रकाशीय तंत्रों में अपवर्तन के कारण। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग किस सिद्धांत पर होता है भाई? परावर्तनीय पर, अपवर्तनीय पर, या ऋजु रेखीय संचरणा पर? इसका राइट आंसर आ गया ऋजु रेखीय पर। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो तब उसका आयतन कोण कांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को क्रम से जोड़िए। विबगोर, बैंगनी, जामुनी, पीला, लाल। लाल कहाँ गया अभी? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जल से भरे बीकर में तली थोड़ी ऊपर की ओर उठी प्रतीत होती है, अभी बताया था, अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये भी देखो, ये भी हो जाएगा। मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल, दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल। पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करेगा भाई? अवतल लेंस की बात ही काम करता है। फोटो कैमरों में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? 29 नंबर पे आ गया मैं, उत्तल लेंस। तो आंख में भी कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है भाई, कन्वेक्स बोलते हैं उत्तल को।
निकट दृष्टि दोष के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है भाई? निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस। दांत चिकित्सा का डॉक्टर किसके लिए? अवतल लेंस। ये देखो बच्चों मैंने करवा दी, कितने जबरदस्त क्वेश्चन थे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। देखो 32 क्वेश्चन हो गए 3 मिनट में। ये थे एग्जाम के पास कैसे तैयारी करें। ये देखो, ये देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट लो, 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट लो। प्रकिरण के कारण सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है। ध्रुवीकरण के कारण समतल कंपन उत्पन्न होती है। कानों में छिद्र मुड़ता है। ये देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे ओनली सुपर क्यूज पर। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो आज हमने बहुत से चैप्टर क्लियर कर दिए फिजिक्स केमिस्ट्री के। मैं कह रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो आप मन लगा के पढ़ते रहो। देखो सीमेंट के बारे में बताया, कांच के बारे में बताया, दर्पण के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने चैप्टर वाइज, और क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो मैं तो आपको अब भी कह रहा हूँ आप मन लगा के पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप शेयर कीजिए, जितनी क्लास को शेयर करोगे अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम भी की आईडी होगी बना रखी होगी इंस्टाग्राम ने। ठीक है, चलाना ना होता लेकिन आईडी ज़रूर मिलेगी। तो अब सुनना, तो ये आप शेयर कीजिए क्लासों को, चैनल को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, उसको पेड कोर्स है और 100 रुपये फीस है। 100 रुपये भी गौशाला की पर्ची, नियर बाई किसी भी गौशाला की आप पर्ची कटवा सकते हो। फ़ोन नंबर है 9671747892। इस पर आप मुझे वो कर सकते हो, आप टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, पर्ची खींच के हम पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। 87081, ठीक है, यानी कि 8701 58305 58305 नंबर पे भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एग्ज़ाम है और हम एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपको बता रहे हैं। कम समय में ज़्यादा कंटेंट सिर्फ ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।